बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सेठ जी। बड़ी बहस में आज आपको बताएंगे योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है और इस ऐतिहासिक पल का गवाह बना लखनऊ का इकाना स्टेडियम, जहां भव्य समारोह में उनके साथ 2 डिप्टी सीएम समेत 52 मंत्रियों ने शपथ ली। वहीं हार के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य इस बार फिर डिप्टी सीएम बने हैं। ब्रजेश पाठक को भी डिप्टी सीएम बनाया गया है। योगी मंत्रिमंडल में इस बार भी जातिगत समीकरण का खासा ध्यान रखा गया है। सबसे ज्यादा 8 ब्राह्मण और इतने ही दलित समाज से आने वाले लोगों को मंत्री बनाया गया है। दोनों उप मुख्यमंत्रियों के अलावा 16 कैबिनेट मंत्री और 14 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और 20 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। जातिगत समीकरण का भी ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल की टीम बनाई गई है, जहां हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की गई है। साथ ही मिशन 2024 को ध्यान में रखते हुए हर वर्ग को हिस्सेदारी दी गई है। आज फिर कैबिनेट की बैठक होगी। बताया जा रहा है कि आज मंत्रियों को उनके विभाग बांटे जा सकते हैं। तो जनता को मोदी और योगी की जोड़ी पसंद है, इसीलिए कल एक बार फिर यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी देखने को मिला है। नई सरकार के साथ 52 मंत्रियों ने शपथ ली है। 8 ब्राह्मण, 8 दलित और 6 राजपूत। आपको बताते हैं तो योगी 2.0 मंत्री परिषद में कैसे साधा गया जातिगत समीकरण, यही तलाशने की कोशिश आज हम बड़ी बहस में करेंगे। तमाम सवाल होंगे और उनके जवाब एक खास पैनल देगा। खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा चर्चा में, लेकिन आपको बता दें विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में हुए एक भव्य समारोह में 52 मंत्रियों के साथ शपथ ली। बड़े भाई की बात करते रहे। बड़े भाई का आदेश का पालन करके उसको धरातल पर उतारना, उसे गरीबों तक पहुंचाना मेरा पहला एजेंडा होगा। निश्चित रूप से 6 तारीख को निषाद राज के किले पर एक जयंती है निषाद राज की, और भारतीय जनता पार्टी को बधाई दूंगा कि मछुआरों को कोई देखा नहीं था 70 साल से, और आज मछुआरों के दिलों में पूरा देश में एक उत्साह है कि मैंने समुद्री इलाकों में उनको जीवन रक्षक टेक्नोलॉजी दिया। माननीय मोदी जी ने मत्स्य मंत्रालय किया, एक मिनट पूरा हो जाए, मत्स्य मंत्रालय किया, 20,000 करोड़ रुपया दिया, फ्री में बीमा दिया, उनको बोट के लिए 40% सब्सिडी दिया, 25% बीज पर दिया उन गरीबों के लिए। निषाद राज के किले को उन्होंने पर्यटक स्थल घोषित किया, कई हजार करोड़ रुपया देकर उसे सुंदरीकरण किया, और निषाद राज राम गले लगे मूर्ति लग रही है, बहुत बड़ा पार्क लग रहा है। 6 तारीख को 6 चैत शुक्ल पंचमी को निषाद राज की जयंती है और शीर्ष नेतृत्व आने की संभावना है। निश्चित रूप से मैंने न्योता दे रखा, अब देखो अपने आते हैं किसको देते हैं। बहुत सारे वादे थे, उसको कैसे? सारे वादे भारतीय जनता पार्टी ने जो किया था पूरा किया और आगे भी करते रहेंगे। देखिए चेहरे की मुस्कुराहट सब बता रही है कि सारे वादे पूरे करेंगे। बड़े भाई और छोटे भाई मिलकर सरकार चलाएंगे, लगातार देंगे। बड़ी बहस में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में। सबसे पहले मेहमानों का परिचय करा देते हैं। भुवन जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं। आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और बड़ी बहस में हमारे साथ शबनम पांडे जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि योगी 2.0 सरकार एक बार फिर बनने जा रही है और बन चुकी है। लगभग शपथ ग्रहण समारोह के बाद जिस तरह से ये पूरा 2024 को साधने की कोशिश की गई है, हर जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है। सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा शबनम पांडे, और आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से लगातार चर्चा थी कि दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य को बाहर किया जा सकता है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को हार के बाद भी एक बार फिर डिप्टी सीएम बना दिया गया, कि दिनेश शर्मा को बाहर किया गया। क्या वजह रही? क्या जातीय समीकरण जो साधा गया है 2024 को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से साधा गया है? प्रदेशवासियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना है। सरकार को दोबारा से रिपीट किया है और एक इतिहास बनाया है, और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को। अब आप कह रहे हैं कि अगर जातीय समीकरण को देख के हटाया गया और रखा गया, तो देखिए ब्राह्मण चेहरा दिनेश शर्मा जी भी थे और हमारे पाठक जी भी ब्राह्मण चेहरा। तो पार्टी ने जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश नहीं की है।
संगठन में किनकी जरूरत है और सरकार में किसकी जरूरत है, इसको देखते हुए सबके अपने अलग अलग प्रदर्शन होते हैं और सबकी अपनी अलग अलग काबिलियत। भी जो दायित्व मिलेगा उसको निभाएंगे। सर क्या कुछ आप लोगों को जानकारी एजेंडा दी गई क्या है? है? आज के लिए एजेंडा क्या है? आज एजेंडा की जानकारी हम लोगों को खुली नहीं, अभी मिलेगी। आगे मिलेगी। पहले बहुत बहुत बधाई सर। फैसला होगा वह सब आपको बताया जाएगा, लेकिन बैठक के बाद बताया जाएगा। संकल्प पत्र के वादे हैं, हर उस वादे को पूरा करना हमारा धर्म है, हमारी जिम्मेदारी है। और जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण का यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ की भी पूर्ति करना, यज्ञ में आहुति डालते रहना और उसका जो लाभ अड़चन को उन तक वह लाभ पहुंचाते रहना, यह भी करने में कोई कमी नहीं है। आपने कहा 75 पार 2024 में। निश्चित तौर से अब 2022 का चुनाव हो गया, अब 2024 का चुनाव होना है और हमें पूरा विश्वास है इस बार 75 प्लस के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री फिर से बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। विभागों को लेके काफी चर्चा चल रही है, उसको लेके कुछ तस्वीर जो विभाग जिसको दिया जाएगा, अभी आप ऐसे चलाएंगे जैसे मंत्री ये बन रहे हैं वो बन रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बाद में नाम काट दिया आप लोगों ने। तो इसलिए अच्छा ये रहेगा कि जब विभाग का बंटवारा होगा तो उसकी सूची आपको मिलेगी और वह सूची आप जब मिले तभी चलाइएगा, नहीं बहुत लोगों को आप बीच में दुविधा में डाल देते हैं। ये देखिए पहुंचे हैं। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य विभागों को लेकर यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे पत्रकारों से, और साफ तौर पर यह कह रहे थे कि अभी विभागों के बंटवारे पर कोई चर्चा ना की जाए और अगर इधर उधर आप चला देते हैं तो उसको लेकर कहीं ना कहीं असमंजस में स्थिति बन जाती है। शबनम जी, आपके पास आना चाहेंगे वापस और आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से ये 52 मंत्रियों का बड़ा रेला तैयार किया गया है, बड़ी टीम तैयार की गई है, जितनी उम्मीदें उत्तर प्रदेश वासियों को हैं उन पर खरा उतरना भी जरूरी है और उसके लिए देखिए इस बात को हम जानते हैं कि अगर जनता ने हमें दोबारा मौका दिया है तो जनता के दिल में हमारे प्रति विश्वास है। देखिए जब लोकतंत्र में चुनाव के लिए चुनाव होता है और जनता जब घर से निकलती है, हम भले किसी राजनीतिक पार्टी के हों और हम अपने पार्टी के समर्थन में बोले या खिलाफत में, दूसरी पार्टी की खिलाफत में बोले, पर जब जनता वोट देने निकलती है तो वो सबके कार्यकाल को याद करती है, चाहे बसपा का कार्यकाल रहा हो, चाहे सपा का रहा हो, भाजपा का रहा हो या पिछली केंद्र सरकार में यूपीए की सरकार। क्योंकि देखिए केंद्र सरकार को भी विधानसभा चुनाव में जनता जानती है कि कौन सी केंद्र सरकार अच्छा काम करी और किसके साथ हमारा प्रदेश जनता उसी को पसंद करती है जो अच्छा काम करती है, आप कहना चाह रहे हैं। और साफ तौर पर एक और सवाल मेरे मन में है, और क्योंकि लगातार ये सोशल मीडिया पर तैर रहा है, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी, उसके बाद अब उनका नाम मंत्रिमंडल में था, ये चर्चाएं भी लगातार सोशल मीडिया पर तैर रही, और उसके बाद उनके पिता ने यानी राजनाथ सिंह ने ये नाम हटवा दिया। ये क्या सच्चाई है इसकी? देखिए सबसे बड़ी बात, इस बात को विपक्ष भले ही इनकार करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक सबसे बड़ी शुचिता की राजनीति होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसमें कोई भी पिता अपने पुत्र की पैरवी नहीं करता है, इसमें कोई भी रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों की पैरवी नहीं करता। अपनी काबिलियत को सिद्ध करना पड़ता है और सिद्ध करने पर ही उन्हें स्थान मिलता है। अगर राजनाथ सिंह जी ने इस तरह, देखिए मुझे संज्ञान में नहीं है, पर अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है कि उनके पुत्र में सभी काबिलियत थी, वो अगर इतने मतों से जीतते हैं तो अपने पिता की काबिलियत से नहीं, खुद की काबिलियत से वो जीतते हैं, और उसके बाद भी अगर उन्हें सरकार में नहीं रखा जाता है और उसके बाद वो अनुशासित रहकर संगठन में काम करते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता की आप खूबसूरती कहेंगे, क्योंकि उसे पता है कि उसे जो भी स्थान मिलेगा वो सम्मानजनक होगा, और हर स्थान को सम्मानजनक समझना भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के व्यक्तित्व में है। और इसकी तारीफ हमें करनी होगी और इसकी तारीफ जनता भी करती है, क्योंकि जनता को भी मालूम है
जिसने जिता के इतने वोटों से पंकज सिंह जी को लाया है, तो वो जनता भी समझती है कि अगर आज पंकज सिंह जी मंत्रिमंडल में नहीं है, लेकिन फिर भी वो समर्पित हमारे प्रति रहेंगे, तो वो स्वार्थ की राजनीति ना करके जनता की राजनीति कर रहे हैं। चलिए ठीक है, जनता की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो मंत्रिमंडल में रहें या विधायक रहें। भुवन जोशी आपके पास आना चाहूंगा। भुवन जोशी, जिस तरह से 52 मंत्रियों का एक पूरी टीम तैयार हो गई है योगी आदित्यनाथ की, योगी प्लस उपयोगी, और उत्तर प्रदेश के लिए अब 52 उपयोगी हो गए, और जो उपयोग किए जाने हैं, जो प्रयोग किए जाने हैं, अब ये 52 टीम के साथ मिलकर योगी आदित्यनाथ करेंगे, और पूरे उत्तर प्रदेश में जो विकास के वादे किए हैं उनको अब किस तरह से वो पूरा करेंगे, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। लेकिन आपके पूर्व मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शपथ ग्रहण समारोह के दिन भी निशाना साधते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि इकाना स्टेडियम हमारा। इकाना स्टेडियम क्या उन्होंने पर्सनली पैसे से बनवाया था सर? हैदर भाई, मैं कहना चाहता हूं, कल के दिन हर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के लिए एक ऐसा दिन रहा कि जब हम अपने विकास पुरुष अखिलेश यादव जी को, उनके विजन को याद कर रहे थे और सोच रहे थे कि हमारे माननीय अखिलेश यादव जी का विजन कितना बड़ा है कि उन्होंने एक ऐसा इकाना स्टेडियम बनाया जो कि उत्तर प्रदेश की जनता के तो काम आ ही रहा है, साथ साथ हमारे विपक्षियों के भी काम आ रहा है। ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, तो सरकार उनकी है, सरकार का है ना इकाना स्टेडियम, अखिलेश यादव का थोड़ी है सर। मैं आपके विषय पे आ रहा हूं हैदर जी। मैं कहना चाहता हूं, जितनी सरकार, केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है, जितनी प्रदेश सरकार की योजनाएं चल रही है, एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तहत हम सब जानते हैं कि नागरिकों के जो टैक्स पेयर है उनकी कमाई से ये योजनाएं चल रही हैं। तो क्यों उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि ये योजना हमने बनाई, ये क्यों केंद्र सरकार कहती है? इस तरह का विरोधाभास चलाना किसी भी मीडिया के लिए और किसी भी राजनीतिक दल के लिए। ट्वीट कौन कर रहा है सर? अखिलेश यादव ट्वीट करके कहते हैं इकाना स्टेडियम हमने बनाया, इसलिए हाँ उनके काम आ रहा है, उन्होंने कम से कम शपथ भी हमारे स्टेडियम में ली, उनका कैसे हो गया स्टेडियम? देखिए हैदर भाई, मैं बहुत सम्मान के साथ कहता हूं, अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने ये अगर इकाना स्टेडियम नहीं बनाया तो भारतीय जनता पार्टी और मीडिया स्वतंत्र है, कोर्ट में जाए और सिद्ध करे कि उस समय सर बनाया है तो सरकार ने बनाया ना, वो सरकार में थे तो सरकार ने बनाया, अखिलेश यादव ने पर्सनल तो बनाया नहीं। देखिए, मैं आप सरकार के पैसे से बना है, सरकार ने बनाया है, सरकार का है, सरकार का रहेगा। देखिए, आज उसी चुनाव को अभी ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ होते हुए जब मोदी जी कहते हैं अब उत्तर प्रदेश में आके कि आपको हमने नमक दिया है, इस नमक का हक अदा कर देना, ये किस तरह की भाषा ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं। अरे सर, चुनाव के दौरान होते हैं इस तरह की बातें, लेकिन अब शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी इस तरह की बातें करना देखिए कितना उचित है? देखिए, मैं बहुत आप लगातार कहते हैं आप राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं, आप राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो लोकतंत्र में जो जीता है, जिसका शपथ ग्रहण समारोह है, उसकी बधाई देनी चाहिए, इस तरह की बातें करनी चाहिए, ये बता दीजिए। हैदर भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैंने बहुत बार आपके चैनल में कहा है कि जितने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बने हैं, जितने इनके उप मुख्यमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, हम सब, और जितने बसपा के विधायक आए, हमारे विधायक आए, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के आए, हमने उनको सबको बधाई दी है। आपने तो बधाई दी, अखिलेश यादव इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? कम से कम शपथ ग्रहण समारोह के दिन तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए ना। देखिए, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम कहना चाहते हैं, एक उत्तर प्रदेश के हित में और माननीय समाजवाद के जो ध्वजवाहक है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, वो जो भी दो फैसला लेते हैं उसमें दो हित होते हैं, या तो उत्तर प्रदेश का हित होता है या समाजवाद का हित होता है। वो हमारे ध्वजवाहक पे हमें विश्वास है और उत्तर प्रदेश की जनता को भी विश्वास है। तभी आपको हैदर जी, आप देखेंगे, आप भी बहुत ही, मैंने पता करा, आप एक बहुत ही ऐसे पत्रकार है जो बहुत अध्ययनशील पत्रकार है। तो मैं कहना चाहता हूँ, 2.5 गुना सीटें बढ़ा दी, 1.5 गुना वोट परसेंटेज बढ़ा दिया और 2 पोल पॉलिटिक्स करने का काम करा तो माननीय अखिलेश यादव जी ने करा। तो आज हमारी जिम्मेदारी बनती है और माननीय अखिलेश हम उसको कहाँ नाकार रहे हैं, हम उसको कहां नाकार रहे हैं? आप सरकार में रहे, आपने काम किया, आपने इकाना स्टेडियम बनाया, लेकिन सरकार ने बनाया, अब सरकार उसका इस्तेमाल तो करेगी ना सर। अब जो वर्तमान में सरकार है उसको अगर उसमें शपथ ग्रहण समारोह रखा जाता है तो उसमें इस तरह की प्रतिक्रिया और इस तरह की टिप्पणी करने का क्या मतलब है? इस तरह से तो नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए ठीक है, शबनम पांडे रिएक्शन देना चाह रही हैं। शबनम पांडे,
हम टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि योगी मंत्रिमंडल में किस तरह से किसको साधा गया। दानिश आजाद अंसारी, एक मुस्लिम भी आपने इसमें रखा है इस बार, भले ही मोहसिन रजा को इस बार निकाल दिया गया हो, लेकिन कायस्थ भी एक है और जाति समीकरण लगातार हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ओबीसी, SC ST, ब्राह्मण, क्षेत्रीय और जो है जाट हैं, वो सब हम टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। बनिए भी हैं, भूमियार भी हैं, कायस्थ भी है, मुस्लिम भी है, महिला भी है, सबको साधने की कोशिश इस बार की गई है। इस बार का जो 52 लोगों का जो मंत्रिमंडल बना है उसमें किसी को नहीं छोड़ा गया, तो इसका मतलब 2022 को पूरी तरह से यहां से मान लिया जाए ये पथ है और 2024 की शपथ होगी इसी से। देखिए, एक बात मैं पहले उसके जवाब दे देती हूँ जो विपक्षी पार्टी ने अभी कहा जी। जैसे ये कहते हैं कि कान्हा स्टेडियम हमारा है और बार बार वो ट्वीट करते हैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये वही लोग हैं जो कोविड का वैक्सीन आता है तो कहते हैं ये बीजेपी का वैक्सीन है। तो इनके मन में जो ये बैठ गया है कि ये मालिक हैं, इन्हीं का सब कुछ है, तो इन्हें ये बता देना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी में संगठन हो या सरकार हो। शबना जी रोकना चाहेंगे, दयाशंकर कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। जिसको जो भी बात देंगे उसको लेकर के बार-बार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मंत्रियों को परफॉर्म करना होगा, परिवारवाद को दूर रखना होगा। नहीं, ये सही है जो वो कह रहे हैं, उसको हम लोग अक्षरंश पालन करेंगे। दया जी, दूसरे खेमों में सेंधमारी करके जिताया है और मंत्रिमंडल का पिछली बार ऋण माफ किया गया था, किसानों का ऋण पिछली बार क्या होगा? देखिए, पिछली बार जो हम लोग की जो संकल्प पत्र था उस पर जितनी संकल्प में चीजें थी उसको 100% पूरा करने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया था। अच्छा काम करके उनको 2024 की भी पिच की तैयारी मानी जा रही है। जो 2024 में मैच होना है उसकी पूरी तरीके से कैबिनेट की झलक दिखाई दे रही है। देखिए, 2024 माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और बहुत पूर्ण बहुमत के साथ अगला 2024 में भी प्रधानमंत्री जी बनेंगे। हमारे साथ बलदेव सिंह औलख थे, उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री के लीडरशिप में ही लड़ा जाएगा और उसमें चुनाव जीता भी जाएगा। सहयोगी शमशाद के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। जब आप वापस लौटेंगे, खास पैनल हमारे साथ बना हुआ है। शबनम पांडे जी आपके पास आना चाहेंगे, और जिस तरह से लगातार बलदेव सिंह औलख हो या फिर और भी आपके दयाशंकर जैसे मंत्री हो, वो सब लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं जो हम दर्शकों को लगातार सुना रहे हैं। जी, आप कहना चाह रही थी कुछ, जल्दी बोली। जी, मैं आपको ये बता रही हूँ कि हर जाति धर्म में और हर क्षेत्र के लोग जहाँ जो काबिलियत दिखी और जो भी नेता ऐसे रहे जो मंत्रिमंडल में स्थान पाने, जिनका पिछला प्रदर्शन अच्छा रहा, उन सभी को हमने स्थान दिया है। दिनेश शर्मा का अच्छा नहीं रहा क्या? जी, श्रीकांत शर्मा का, दिनेश शर्मा का अच्छा नहीं रहा क्या? मैंने ये बात शुरुआत में ही कहा कि हमारे बहुत से ऐसे नेता हैं जिनकी संगठन में जरूरत है। मोहसिन रजा की जरूरत नहीं है इस बार। होंगे ये केवल आपने भारतीय जनता पार्टी में देखा होगा, चाहे कभी भी मंत्रिमंडल बनता है, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, संगठन से सरकार में और सरकार से संगठन में फेरबदल होता रहता है। ये एक आम सी बात है। ये कांग्रेस पार्टी या सपा नहीं है जिसमें अगर अखिलेश यादव जी स्थापित हो गए तो कोई हिला नहीं सकता, आजमगढ़ स्थापित हो गए तो हिला नहीं सकते। अगर कांग्रेस पार्टी का देखा जाए तो तमाम ऐसे नेता हैं, जब केंद्र में सरकार बने वही चेहरे दिखते, बूढ़े नेता भी युवा बन शबनम पांडे जी, शबनम पांडे जी, एक सवाल है मेरा आपसे। अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी इसलिए छोड़कर आई थी क्योंकि वहां उनको कोई स्थान नहीं मिल रहा था, कोई जगह नहीं मिल रही थी। अब आपके यहाँ आई थी, यहां भी कोई स्थान नहीं मिला, क्या वजह रही? देखिए, इस बात को कहना कि यहाँ स्थान नहीं मिला, सबसे पहली बात है कोई भी कार्यकर्ता एक सम्मान चाहता है। मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, टिकट नहीं मिला, जो उम्मीदें एक इंसान को होती हैं, जो लालच इंसान को होता है, वो कहीं ना कहीं यहां तक खींच के लाया था। परिवार का विरोध भी किया, परिवार के विपक्ष में भी खड़ी हुई और प्रचार भी किया करहल जाके। देखिए, इस परसेप्शन को छोड़ना पड़ेगा कि अगर किसी ने दल बदल किया है तो लालच में किया है। निश्चित तौर पे अधिकतर नेता स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं, पर बहुत से ऐसे नेता भी हैं और कार्यकर्ता। अपर्णा यादव ने भी इसीलिए किया? जी, अपर्णा यादव ने भी इसीलिए किया था क्या? नहीं, मैं तो इसी परसेप्शन को बदलने की बात कर रही हूँ। अगर ठीक है, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से। हमारे संवाददाता रजनीश इस वक्त लोक भवन से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, आपके पास आना चाहेंगे और इस वक्त की हलचल समझना चाहेंगे, क्योंकि योगी 2.0 की टीम तैयार है। ऐसे में किस तरह का माहौल है लोक भवन का?
देखिए, लोकभवन में मंत्री परिषद की 2 बैठकें होनी है, कैबिनेट की बैठक, उसके बाद इनके सारे राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों को भी बुलाया गया। हालांकि रात को परिचयात्मक बैठक इन लोगों के साथ हुआ था, लेकिन आज भी बुलाया गया। चर्चा है कि जो संकल्प पत्र में बड़े वादे किए गए थे उसको लेके कुछ फैसला होगा। कुछ देर में आयुष में सीधे लोकभवन में हूँ, जहां मुख्यमंत्री पीछे 10:30 बजे का टाइम दिया गया है। जो बड़े फैसले होंगे उसको लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद मीडिया में ब्रीफ करेंगे, यानी मीडिया के माध्यम से। आज कोई सरकारी प्रवक्ता नहीं होगा। पहले क्या होता था कि कैबिनेट के जो फैसले होते थे, इनके कैबिनेट मंत्री जो नॉमिनेटेड होते थे सरकार की तरफ से, वो लोग अपना फैसला जो कैबिनेट के फैसला के बारे में मीडिया से ब्रीफ करते थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो माना जा रहा है कि कैबिनेट से कुछ बड़ा फैसला निकल के आने वाला है। चल इस वक्त देखना चाहेंगे कौन कौन मंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं, किस तरह की तस्वीरें हमारे दर्शकों को रजनीश हम देखना चाहेंगे। अब देखिए, जहां से मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, ये सभागार है जहां मीडिया प्रेस और उसके पहले सारे लोगों का इंटरव्यू, टीटी केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, सबका जो होता है, जो चैनल पर एक इंटरव्यू टीटी सबका होके चला गया। मैं कहूंगा कि एक बार वहां से आप उसको रन करा लीजिए। दूसरी बात है कि जो उन्होंने कहा वो दर्शकों के सामने उन्होंने कहा कि जो निर्णय होंगे जनहित के निर्णय होंगे, जो फैसले होंगे वो लोकहित के फैसले होंगे, क्योंकि हमने संकल्प पत्र में वादा किया था लोगों के बीच आके, और हमारी मंशा है कि संकल्प पत्र को तय सीमा से पहले कंप्लायंस कराया जाए। तो उसी को लेकर आज कैबिनेट की बैठक है। जो जानकारी मिल रही है अंदर से तो वो है कि बिजली जो किसानों को इन्होंने वादा किया था, बिजली बिल को लेकर उस पर बड़े फैसले आ सकते हैं। जो छुट्टा जानवर थे जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी रैली में पब्लिक को एड्रेस करते हुए कहा कि ये समस्या है, इसको हम जल्द खत्म करेंगे, उसको लेकर कोई ना कोई जरूर कुछ ना कुछ ब्लूप्रिंट बना होगा। उसको भी लेके हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ कुछ मीडिया में मुखातिब होते हुए उस पर चर्चा करेंगे। तो कई बड़े फैसले इस बड़ी कैबिनेट में और पहली कैबिनेट में हो सकते हैं रजनीश, इसका इंतजार सभी को है और उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत उम्मीदें हैं। इस पहली कैबिनेट में क्या खास हो सकता है, इसको लेकर लगातार हमारे दर्शक देखना चाह रहे हैं, लेकिन वक्त आने पर यह सब साफ कर दिया जाएगा और तस्वीरें भी दिखाई जाएंगी और किस तरह से उनकी जो उम्मीदें हैं उन पर जो 52 लोगों की टीम बनी है वो कितनी खरी उतरेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि कई बड़े फैसले हो सकते हैं, तो उसमें सबसे मुख्य क्या हो सकते हैं? देखिए, किसानों के लेके जो चर्चा किया जा रहा है कि जो संकल्प पत्र में किसानों के लेके और माना भी जा रहा था कि चुनाव से पहले किसान बहुत नाराज है, लेकिन हालांकि जो पश्चिम का रिजल्ट आया इससे तय था कि किसान की नाराजगी इतनी नहीं है जितना उसको प्रचार किया जा रहा था अपोजिशन पार्टियों के द्वारा, विपक्षी पार्टियों के द्वारा। तो माना जा रहा है कि जो बड़े फैसले हैं वही फैसले हैं। जो पेंशन को लेके सरकार बनने से पहले संकल्प पत्र में दावा किया गया था कि हमारा जब सरकार हमारी आती है तो फिर से उसको वृद्धा पेंशन से लेकर विकलांग विधवा पेंशन सारे पेंशन को बढ़ाया जाएगा। और वो बड़े फैसले हो सकते हैं। किसानों के बिल सिंचाई के लिए जो ट्यूबवेल पंप सेट लगते हैं उसके लिए कुछ बिल में बड़ा फैसला ये हो सकता है। और किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या खुला जानवरों को लेके है उसको भी लेके कुछ अधिकारियों ने पहले ही ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, उसको भी लेके कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। आयुष, जिस तरह से लगातार आप बता रहे हैं कि कई अहम फैसलों पर आज मोहर लग सकती है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ खास मेहमान चर्चा में जुड़े हुए हैं। शबनम हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, और भुवन जोशी जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। तो शबनम जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और लोक भवन में बैठक होगी, कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है और कई चीजों को लेकर जिस तरह से वादे किए गए थे संकल्प पत्र में, उसमें से कौन सा वादा सबसे पहले पूरा किया जाएगा, क्योंकि जानकारी आपको भी होगी। देखिए, हमने जो अपने संकल्प पत्र में वादे किए थे, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे वो युवाओं के रोजगार का मुद्दा हो, छोटे जानवर के मुद्दा हो, तमाम ऐसे छोटे जानवर के मुद्दे पे मुझे लगता है प्राथमिकता पे सरकार काम करेगी। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब चुनाव के दौरान कानपुर के मंच से इस बात का आश्वासन दिया था, तो इसको प्राथमिकता पे लिया जाएगा ताकि जो हमारे ग्रामीण किसान जिस मुद्दे को उठा रहे थे उस पर निश्चित तौर पे काम होगा। वैसे तो देखिए, जितने भी हमने अपने विकास कार्य किए हैं और जो हमारे विकास कार्य कंप्लीट नहीं हो पाए थे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस बनाने को लेकर हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे
बनाने को लेकर हो, शिक्षा का हो, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको कि हमने शुरू किया था 5 साल की सरकार में, उसको भी कंप्लीट हम करेंगे। जनता से संकल्प पत्र में जितने भी वादे किए थे, चाहे वो वृद्धा पेंशन बढ़ाने का हो या दिव्यांग पेंशन बढ़ाने की बात हो, उसको भी बढ़ाया जाएगा। हमने गैस सिलेंडर की चर्चा की थी, उस पर भी विचार विमर्श होगा। तो कोई भी मुद्दे को हम अछूता नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जनता ने हम पर विश्वास जताया और उनके विचार विश्वास विमर्श पर किया खरा जाएगा, जमीनी उतरना स्तर पर हमारे उतारा लिए बिछाएगा चुनौती है मैडम। और उस चुनौती को हम शबनम स्वीकार पांडे जी, विचार विमर्श ही किया जाएगा या इन 5 सालों में जमीनी स्तर पर उतारा भी जाएगा उन योजनाओं को जिनका जिक्र संकल्प पत्र में किया गया? इस बात को मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अब तक के भारत में जो कोई भी सरकार आई है, आज लगातार चुनाव के दौरान लाभार्थी वर्ग की चर्चा बहुत ज्यादा रही। इससे पहले आप देखिए किसी भी चुनाव के बाद इसकी चर्चा नहीं हुई। और ये लाभार्थी वर्ग कैसे आते हैं? जब आप किसी अपनी पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से करते हैं और वो जनता तक पॉलिसी का फायदा पहुंचता है, तो लाभार्थी वर्ग बनते हैं। और ये लाभार्थी वर्ग बनाने का, एक प्रचंड लाभार्थी वर्ग बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो। प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा वर्ग होगा जो पात्र होते हुए पॉलिसीज का, हमारे जन कल्याणकारी नीतियों का फायदा नहीं उसे मिला होगा। तो ये आपको आश्वस्त करती हूँ कि जैसे हमने सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के तहत अपने पॉलिसीज को जमीन पर उतारा और ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ उतारा, उसमें बिचौलियों का स्थान नहीं रहा। तो ये जितने भी बातों पे कैबिनेट में विचार विमर्श होगा वो तो शबनम पांडे कह रही हैं कि जितने वादे किए थे उन पर हम खरे उतरे हैं और आने वाले वक्त में जो वादे किए गए हैं संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में, उन पर भी खरा उतरेंगी। आऊंगा भुवन जोशी आपके पास, लेकिन उससे पहले रमापति शास्त्री ने क्या कुछ कहा, क्योंकि आज वो प्रोटेम पद के स्पीकर की शपथ लेने जा रहे हैं। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है वो। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बन चुकी है। अब बहुत से ऐसे विभाग हैं, बहुत से ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिसमें कि लोगों को भेजा जाएगा। उसी क्रम में संगठन के वरिष्ठ नेता हमारे साथ रमापति शास्त्री जी मौजूद हैं। सर, अब आगे का भविष्य आप किस प्रकार का देख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यही कि इस बार योगी आदित्यनाथ की टीम में 20 से 22 लोगों को बाहर कर दिया गया, तो अब ये भविष्य क्या कहता है? इसमें तो मुझे कुछ नहीं कहना है। संगठन की दृष्टि से, सरकार की दृष्टि से जिस प्रकार से तय होता है उस प्रकार से होता है। और इसमें किसका दोष है किसका दोष है ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन सर, इसमें बहुत बड़े चेहरे रहे जो संगठन की बड़ी जिम्मेदारियां संभालते रहे। उनमें से आप भी हैं, आपका नाम प्रोटेम स्पीकर में चल रहा है, तो अपने ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो संगठन का व्यक्ति हूँ। संगठन जैसा तय करता है हम संगठन के साथ उस प्रकार से करते हैं। संगठन ने जो काम हमको सौंपा है मैं उसको सुचारू रूप से कराऊंगा और उसके बाद में फिर संगठन जो तय करेगा उसके साथ करना पड़ेगा। संगठन की जिम्मेदारियों पे पहले से भी आप खरा उतरते रहे। आपकी कोई ज़्यादा किसी मांग नहीं रही सरकार से, कोई अपने को लेके, अपने ऊपर कोई चीज़ को लेके। लेकिन ये जो अगले 5 साल हैं भाजपा के, दोबारा जो रिपीट हुई है, इसके पीछे क्या कहानी है और आगे का आप क्या कहना चाहेंगे भाजपा की दृष्टिकोण से? तो भारतीय जनता पार्टी के कार्य और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हिम्मत, ये लगा दोनों लगा करके एक साथ होकर के तब आगे बढ़ी हो। प्रबल वो मिला है बहुमत हमको और उस बहुमत के अनुसार काम चलाएंगे। हमारे साथ रमापति शास्त्री जी थे जो कि बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। ज़्यादातर लोगों से मिलना जुलना है और लोग जो अपेक्षाएं रखते हैं रमापति शास्त्री जी से वो उन्होंने पूरी की। संगठन की बड़ी जिम्मेदारियां निभाई और अब एक जिम्मेदारी फिर संगठन इनको देने जा रहा है। हालांकि उसमें अभी कुछ ही घंटों बाद मोहर लग सकती है। उस जिम्मेदारी को भी बड़े ही प्रेम पूर्वक ये स्वीकार करने को तैयार हैं और उन्होंने इंडिया न्यूज से जानकारी में यही कहा है कि जो भी संगठन जिम्मेदारी देगा उसको हम भरपूर रूप से निभाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो रमापति शास्त्री को आपने सुना, जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उस पर खरा उतरेंगे और उसको निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। चर्चा में खास मेहमान बड़ी बहस में लगातार बने हुए हैं। भुवन जोशी जी, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि अखिलेश यादव भी बैठक करने जा रहे हैं अपने विधायकों के साथ और ये खास बैठक लखनऊ में ही हो रही है। मंथन किया जा रहा है किसको विधायक दल का नेता चुना जाएगा,
किसको विपक्ष में बिठाया जाएगा, विपक्ष का नेता कौन होगा, ये सारी चीजों पर आज मंथन करने जा रहे हैं अखिलेश यादव। उसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, एक उत्तर प्रदेश की महान जनता ने एक जिम्मेदार विपक्ष और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका हम लोगों को दी है। तो आज विपक्ष के नेता की जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि हमारा काम है कि जो विपक्ष की जिम्मेदारी आपको दी है, इसके लिए धन्यवाद जनता का कर रहे हैं। पक्ष की जिम्मेदारी जनता की है, क्योंकि उन्होंने जनता नहीं चुना है, तो उनको भी बधाई देते रहिए। बिल्कुल बधाई। सहयोग से ही काम किया जाएगा, सदन में दोनों लोग एक साथ सहयोग करेंगे तो जब भी जनता का भला हो पाएगा, जनता के लिए विकास कर पाएंगे। देखिए, हम तो समाजवाद का मतलब ही है सहयोग की राजनीति करना और स्वीट पॉलिटिक्स करना। हम तो हेट पॉलिटिक्स के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सहयोगी राजनीति के कई मतलब निकाले जाते हैं सर। सहयोग से संगठन करके कई राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन प्रयोग फेल हो गए, चाहे 2017 हो या 2022 हो। देखिए हैदर जी, जो आपका आप राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं, इसलिए दोनों मतलब बता रहा हूं आपको। हैदर जी, मैं समझता हूँ, थोड़ा ठीक आयु हो गई है और समझता हूँ, लेकिन एक विषय आप भी समझते होंगे, जिस संगठन का जो स्वभाव होता है उस स्वभाव के तहत ही वो चलता है। और हमारा जो स्वभाव है वो संघर्ष का है, और हम लोग हेट पॉलिटिक्स के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव स्वीट पॉलिटिक्स करते हैं। पॉलिटिक्स जरूर करते हैं, लेकिन स्वीट पॉलिटिक्स करते हैं। हम हेट पॉलिटिक्स के खिलाफ पहले भी थे, आज भी है और आगे है, और ये अनावरत ये क्रम हमारा संघर्ष का जारी रहेगा। संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन इस तरह की बयानबाजी से अखिलेश यादव को बचना चाहिए ना कि एकाना स्टेडियम हमारा है। देखिए, क्या तेरा क्या मेरा सब यहीं रह जाएगा सर। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि ये समाजवादी सरकार में बना है, इस बात को समझने की जरूरत है। थोड़ा सा पक्ष के लोगों को भी आज अपना हृदय जो है मजबूत दिखाने की आवश्यकता है। शबनम पांडे जी को समझा दीजिए ना, वो लगातार नाराज हैं इस बात से कि इस तरह की बयानबाजी क्यों की जा रही है, क्या दूसरे का ये बताया जा रहा है, जबकि सब कुछ तो सरकार का है। अब सरकार में वो हैं तो वो इस्तेमाल करेंगे, आप सरकार में थे तो आपने भी इस्तेमाल करने के लिए बनाया था। शबनम जी मेरी बड़ी बहन है और उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित कर दिया, तो अब आपका क्या रह गया। अब देखिए ना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश की जनता को समर्पित है। तमाम रेलवे स्टेशन का हमने जो है उसमें सौंदर्यीकरण करा, तमाम कार्य किए, और बहुत से ऐसे पब्लिक प्लेसेस हैं जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने काम किया, पर वो जनता के लिए समर्पित होता। कोई सरकार बनाती है तो अपने सरकार के कार्यकाल में बताती है जनता को कि हमने ये बनाया आपके लिए, लेकिन अगर वहां पे जनता इस्तेमाल करे और हम बार बार कहें कि आपने इस्तेमाल किया हमारे बनाए हुए पे, आपने, तो ये बचकानी बयानबाजी लगती है, जैसे बच्चे खिलने बचकानी बयानबाजी कर रहे हैं अखिलेश यादव। भुवन जोशी जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, शबनम जी है मेरी बड़ी बहन है, और बड़ी बहन होने के नाते ये सारी बातों को समझती है, और इनको भी जो बोलना पड़ रहा है ये जानती है कि माननीय अखिलेश यादव जी किस जो बोलना पड़ता है। देखो सर, यहाँ भी राजनीति खेल दिया आपने, मतलब इनको क्या फॉर्मेट सेट किया गया है इनका कि ये बोलना है। आपका भी फॉर्मेट सेट है अखिलेश यादव के यहाँ से। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, बोलना नहीं पड़ता। अगर आप समाज और जनता के बीच में हैं तो इस भावना को समझिए। आप अगर जनता को कहते हैं ये बीजेपी का वैक्सीन है, आप मत लगाइए, पर जनता ने बढ़ चढ़ कर लगाया, तो जनता ने आपको एक इशारा दिया कि इस तरह की बयानबाजी मत करिए। पर ऐसी बयानबाजी करने में कभी भी अखिलेश जी चूकते नहीं है। एक बड़े नेता है, बड़े नेता को गंभीरता के साथ बयान देना चाहिए। भुवन जोशी जी खुश हो जाइए, कम से कम बड़ा नेता तो बता दिया आपको, होना चाहिए। देखिए, आपकी पार्टी के नेता को बड़ा नेता बता दिया भारतीय जनता पार्टी ने, खुश हो जाना चाहिए इस बात पर तो आपको। देखिए, मैं मानता हूँ, जो क्योंकि मैं इंटरनेशनल रिलेशन एक सब्जेक्ट है वो पढ़ाता हूँ, उसके तहत कहना चाहता हूँ, जो विश्व सौहार्द है, विश्व बंधुत्व है, विश्व व्यापार है, ये तभी हो सकता है जो वैश्विक लीडर के गुण है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी को मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल गंभीरता से आज आपके चैनल के माध्यम से, एक वैश्विक लीडर के रूप में भविष्य उनको देखेगा। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के वो, पर देखिए ऐसी बयानबाजी यहाँ रोकना चाहूंगा। बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़े भुवन जोशी जी, बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। शबनम पांडे हमारे साथ जुड़ी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।